हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं अपने धुरंधर बैच के अंदर 12th की रिवीजन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम पहुंच चुके हैं तीसरे यानी कि सेकेंड लास्ट लेक्चर पे। फाइन, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा पार्ट। ये पार्ट बेसिकली कंडक्टेंस के ऊपर बेस्ड है। मतलब पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था सेल और सेल के पोटेंशियल के बारे में, दूसरे में कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तीसरा पार्ट है कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। फाइन, सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। फाइन, सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के लिए समझने के लिए कुछ डेफिनेशन की जरूरत है, बट उससे पहले मैं थोड़ी सी एक बात बताना चाहूंगा। दो तरीके की कंडक्टेंस इस चैप्टर में सुनने को मिलती है, मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ऑल्दो इस चैप्टर में मेजरली हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ही डील करनी है। मेटल्स के साथ थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। मेटल्स में जब कंडक्टेंस की बात होती है तो मेटल में फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, मेटल के अंदर जो कंडक्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या है बेसिकली, लेट सपोज यू हैव अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसके अंदर अपने ऐसे प्लेट्स लगाई हुई हैं, एक एनोड है एक कैथोड है, इनके बीच के जो डिस्टेंसेस हैं वो बेसिकली एल है। इसका जो एरिया है इस प्लेट का उसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला जाता है। दीज आर कनेक्टेड विद अ सर्किट, ठीक है ना। एक कैथोड है एक एनोड है, ये प्लेटिनम की बनी हुई है, क्लियर। एंड यहाँ पे हमने बेसिकली क्या डाला हुआ है, एक सोल्यूशन डाला हुआ है, क्लियर। तो इस सोल्यूशन की कंडक्टेंस की बात है, एक सोल्यूशन एक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है उसकी कंडक्टेंस की बात है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कंडक्टेंस जो है वो आयंस के कारण है, एंड मेटल के अंदर जो कंडक्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। मेटल के अंदर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मेटल के अंदर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेटल के एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो कह सकता हूं कि मेटालिक कंडक्टेंस के अंदर जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिसके कारण कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ता है, बिकॉज यहां इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो है एंड यहां आयंस के कारण है, तो यहां बेसिकली जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है एंड कंडक्टेंस जो है वो बेसिकली बढ़ जाता है, क्लियर। सो दिस इज इट्स डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को थोड़ा डेप्थ में समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस को पढ़ने की जरूरत है। जैसे सबसे पहला है रेजिस्टेंस इटसेल्फ। सो रेजिस्टेंस आप सबको पता ही है, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट को आने वाली रुकावट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये बेसिकली आर से रिप्रेजेंट होती है और इसका यूनिट होता है ओम। फाइन, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। फाइन, सेकेंड डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। सो रेजिस्टिविटी बेसिकली होता है ये रो, जिसे हम बोलते हैं आर ए बाय एल। तो बाय डेफिनेशन होता है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है, ये वाला एरिया जो प्लेट का एरिया है ये अगर 1 है, एंड लेंथ बिटवीन द प्लेट्स, ये जो प्लेट्स के बीच में लेंथ है ये अगर 1 है, डिस्टेंस 1 है, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के इक्वल है। रेजिस्टिविटी किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के। अगर यूनिट की बात करूं तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आता है, दिस इज ओम, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो ये आता है ओम सेंटीमीटर, या यूं कहूं तो ओम मीटर। फाइन, सो दिस इज रेजिस्टिविटी। तीसरी डेफिनेशन पे चलते हैं जो कि है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। बेसिकली कह सकता हूं रेजिस्टेंस का अपोजिट है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा है। सो इट इज अपोजिट, रेसिप्रोकल टू द फ्लो ऑफ, सॉरी, इट इज द फ्लो ऑफ करंट, बेसिकली रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। So G is reciprocal of resistance,
क्लियर। तो क्योंकि इसका यूनिट ओम है तो रेजिस्ट कंडक्टेंस का यूनिट है ओम इनवर्स, इसे मोहो भी को कहते हैं एंड साइमन यानी कि सीमन एस भी कहते हैं। क्लियर। नंबर 4 है कंडक्टिविटी। नंबर 4 है कंडक्टिविटी यानी कि कापा। फाइन। सो कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। फाइन। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि मैं कह सकता हूं अगर ये आर ए बाय एल है, दिस इज एल बाय आर ए। सो कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस एल बाय ए, ऐसा होता है। एंड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट, सो बेसिकली ये ओम इनवर्स हो गया है, ये सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, जिसे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोलते हैं। क्लियर। फिफ्थ डेफिनेशन पे चलते हैं। फिफ्थ डेफिनेशन है सेल कांस्टेंट। फाइन। सो इट्स रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन एरिया, सो इसे बोलते हैं जी स्टार। क्या बोलते हैं? जी स्टार। एंड लेंथ अपॉन एरिया है, यूनिट आप समझ सकते हो कि इसका क्या आएगा, दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, सो इट इज सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट नंबर 6। यहां पे अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करो तो ये भी देखो, ये रिलेशन काफी अच्छा बन गया है। 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है? जी। एंड एल अपॉन ये क्या होता है? जी स्टार। सो कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। ये भी एक बढ़िया रिलेशन निकल के आ गया है। कापा इज इक्वल टू जी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। एंड लास्ट है मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, या कह सकता हूं मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, कंडक्टेंस एक अलग चीज है, कंडक्टिविटी एक अलग चीज है, बट मोलर कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज द सेम थिंग। फाइन। सो ये एक मोल की कंडक्टेंस है, ये एक मोल की कंडक्टेंस है, तो इसको हम क्या करते हैं, कापा कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन ऐसा लिखते हैं। फाइन। बट इसमें यूनिट का एक इशू है छोटा सा, कापा क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। क्लियर। एंड कंसंट्रेशन अक्सर मोल पर लीटर में होती है। तो अगर आपको लीटर को ml में चेंज करना है मोल पर, ये बन जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। फाइन। एक लीटर के अंदर 1000 ml है, 1 ml सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसका फुल रिलेशन जो यूज किया जाता है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, याद रखें ये नहीं यूज करना है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, ये वाला यूज करना है, क्योंकि ज्यादातर यूनिट जो है हम ये वाला देखना चाहते हैं, कापा अपॉन कंसंट्रेशन इनटू 1000। ये गलती नहीं है, बस ये यूनिट वाइज थोड़ा सा अलग है, ये वाले यूनिट में हम ज्यादा फेमिलियर हैं। इससे आंसर बनता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के अंदर। क्लियर है? तो ये 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कापा अपॉन कंसंट्रेशन इनटू 1000 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आंसर आ गया है। फाइन। सो एक मोल का कंडक्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। सो दीज आर सम डेफिनेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू learn about electrolytic conductance. Let's have a numerical aspect of this. Fine. तो न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फाइन। सो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलैरिटी NaOH ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। सो हमारे पास मोलैरिटी जो है वो बेसिकली 0.05 मोलैरिटी है। फाइन। NaOH का सोल्यूशन है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, एंड लेंथ जो है वो हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। एंड रेजिस्टेंस जो है वो 5.55 इंटू 10⁻³
ओम है। क्लियर है? तो आपको निकालना है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। फाइन, पहले डायमीटर से रेडियस निकाल लेते हैं, विच इज हाफ सेंटीमीटर। क्लियर? तो सबसे पहले निकालना है रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या होता है, आर ए बाय एल। क्लियर? तो रेजिस्टेंस है 5.55 इंटू 10⁻³ एरिया इज पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 1/2 का स्क्वायर अपॉन लेंथ है 50 सेंटीमीटर। सो इससे हमारे पास रेजिस्टिविटी सॉल्व होके आ जाएगा, एंड रेजिस्टिविटी सॉल्व होके ये बन रहा है 87.135 एंड ये बन रहा है ओम सेंटीमीटर के अंदर। क्लियर है? ये कैलकुलेशन मैंने कर लिया है, दिस कम्स आउट टू बी वेरी इजी क्वेश्चन यार। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, डायमीटर दिया हुआ, वहां से रेडियस निकाला, लेंथ पुट किया। सेकेंड थिंग हमें क्या निकालना है, देखिए कंडक्टिविटी निकालनी है। सेकेंड चीज क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है, इस कापा 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। सो 1 अपॉन 87.135 which comes out to be 0.1148 एंड यूनिट इसका है ओम इनवर्सेस साइमन, सेंटीमीटर इनवर्सेस सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट थर्ड चीज हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि लैम्डा एम। अभी अभी हमने सॉल्व किया था। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कापा अपॉन कंसंट्रेशन इनटू 1000। अगर हमें यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लेना है तो कापा कितना है 0.101148 डिवाइड बाय concentration is 0.05 multiplied by 1000. Fine. So it comes out to be 229.6. बिल्कुल साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो हम कर सकते हैं, सिंपल से फॉर्मूलाज हैं जो अभी अभी मैंने लिखे थे, वो उनको करिए और काफी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कंडक्टेंस का। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ये जो कंडक्टेंस है, ये कंडक्टिविटी कापा और मोलर कंडक्टिविटी, इसका कंसंट्रेशन से क्या फर्क पड़ता है। फाइन। सो नेक्स्ट इज वेरिएशन पढ़ना है हमें, किसका, कापा वर्सेस कंसंट्रेशन का। एंड मेजरली हमें जो पढ़ना है वो है लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन का, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कापा वर्सेस कंसंट्रेशन एंड लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कंसंट्रेशन कम है तो डाइल्यूशन ज्यादा है। देखिए कंसंट्रेशन कम मतलब गाढ़ापन कम कर दिया, हल्कापन बढ़ गया है, मतलब हमने कह सकते हैं सॉल्वेंट डाला हुआ है। अगर कंसंट्रेशन कम करके डाइल्यूशन को बढ़ा देंगे, खुलापन बढ़ा देंगे, आयंस बड़े आराम से खुले खुले खड़े होंगे, वो जो सोल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सल्यूट का सल्यूट पार्टिकल के साथ, आयन का आयन के साथ इंट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो दे आर फ्री टू मूव। यानी कि यहां पे मैं कह सकता हूं खुलापन हो जाएगा, खुलापन हो जाने से ईज ऑफ ट्रेवल ऑफ आयंस बढ़ जाएगा, ईज ऑफ ट्रेवल ऑफ आयंस बढ़ जाएगा। बट एक डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो, अभी अभी मैंने, जो नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम, उस प्लेट्स के बीच में जो वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। पहले अगर वो आयंस 10 थे, वो आयंस ही 5 रह जाएंगे, आयंस की गिनती कम हो जाएगी, तो नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, कम हो जाएंगे। अगर आयंस ही कम हो जाएंगे, माना वो ट्रैवल इजीली कर सकते हैं क्योंकि खुला खुलापन मिल गया उन्हें, डाइल्यूशन मिल गया है, वो इजीली भाग सकते हैं, बट नंबर ऑफ आयंस ही कम हो जाएंगे, तो नेट हम बोलते हैं कि कापा जो है वो कम हो गया है। फाइन। तो हम बोलते हैं कि कंसंट्रेशन के कम हो जाने से कापा जो है वो कम हो जाता है। ये इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं हम,
फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा एम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कापा, तो कंसंट्रेशन कम तो कापा कम। क्लियर है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैम्बडा एम वर्सेस कंसंट्रेशन। फाइन, तो इसमें क्या है कि अगर कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो कंसंट्रेशन कम हो जाने से कब कैसे कंसंट्रेशन कम होगा, अगर हमने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, उसमें सॉल्वेंट की अमाउंट डाल दी, मतलब कह सकते हो पानी डाल दिया। फाइन, तो डाइल्यूशन को बढ़ाने से ईज ऑफ ट्रैवल ऑफ आयंस बढ़ जाता है, आयंस खुला खुला महसूस करेंगे, तेजी से भागेंगे। जब पूरा खुला खुलापन है, डाइल्यूशन बढ़ गया है, दे विल ट्रैवल इजीली। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस तो फिक्स है, वो तो 1 मोल है क्योंकि हमें मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। नंबर ऑफ आयंस फिक्स है, वो 1 मोल है, हमें मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, तो इससे कोई फर्क है नहीं। ईज ऑफ ट्रैवल बढ़ गया है, नंबर ऑफ मोल्स जो नंबर ऑफ आयंस है वो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं therefore I can say that कि कंसंट्रेशन के कम हो जाने से ईज ऑफ ट्रैवल बढ़ जाता है, ईज बढ़ जाती है तो कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जानी चाहिए। और ये फॉर्मूले से भी वेरीफाई हो रहा है, कापा अपॉन कंसंट्रेशन इनटू 1000 है। अगर कंसंट्रेशन कम है तो लैम्बडा एम क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्लियर, अगर कंसंट्रेशन कम है तो लैम्बडा एम ज्यादा आएगा। अब सोचने वाली बात है कितना ज्यादा आएगा, और क्या स्ट्रांग होने से, इलेक्ट्रोलाइट के स्ट्रांग होने से या वीक होने से इस वेरिएशन में कोई फर्क पड़ता है। तो लेट्स हैव सम अनदर टॉपिक जो कि बोर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लैम्बडा एम का कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन फॉर स्ट्रांग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो नेक्स्ट इज variation of lambda m versus concentration for strong electrolyte and weak electrolyte. Fine. So basically strong electrolyte क्या है, जो completely अपने आयंस में डिसोसिएट हो रखा है, जैसे HCl हो गया, NaCl हुआ, NaOH हो गया। इस तरीके के सॉल्यूशंस क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो 100% डिसोसिएटेड हैं, जो 100% डिसोसिएटेड हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इसमें फंडा सेम है, अगर कंसंट्रेशन कम है तो डाइल्यूशन ज्यादा है, डाइल्यूशन ज्यादा है तो ईज ऑफ ट्रैवल ऑफ आयंस ज्यादा है। आयंस यहाँ फिक्स है, 1 मोल है, 1 मोल है, फिक्स्ड है। सो बेसिकली मैं कह सकता हूं लैम्बडा एम विल इंक्रीज। फाइन, अगर मैं इसी बात को ग्राफिकली प्रेजेंट करूं तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, दिस आर इस इक्वेशन से फॉलो करते हैं। लैम्बडा एम वाई एक्सिस पे मैंने क्या बनाया है, लैम्बडा एम, एंड एक्स एक्सिस पे क्या बनाया है, रूट ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर, तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी लैम्बडा एम बढ़ेगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी लैम्बडा एम बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ रहा है। क्लियर, मैंने टच नहीं कराया है बिकॉज टच कराना मुश्किल है, कंसंट्रेशन 0 अचीव करना मुश्किल है। बट सोचिए अगर यहाँ कंसंट्रेशन 0 हो जाती है तो ये कट जाएगा, यानी कि लैम्बडा एम विल बिकम्स लैम्बडा एम नॉट, जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर इसका एक और नाम है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फाइन, इसीलिए इसे लैम्बडा एम नॉट भी कहा जाता है, लैम्बडा एम इन्फिनिटी भी कह जाते हैं समटाइम्स। फाइन, सो बेसिकली अगर हम कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0 कर दें, इसका मतलब इनफाइनाइट पानी में डाल दें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें तो यहाँ पहुंच जाएगा।
तो स्ट्रॉन्ग के केस में इस ग्राफ को देखो, वैसे इनफाइनाइट पानी नहीं डाला जा सकता, इनफाइनाइट सॉल्वेंट नहीं डाला जा सकता, पर अप्रोक्सीमेटली टच कराया जा सकता है, ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कराया जा सकता है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग वाले के लिए ये वैल्यू, स्ट्रॉन्ग वाले के लिए ये वैल्यू इस तरीके से एक्स्ट्रा प्लॉट करके निकाली जा सकती है। क्लियर? बट व्हाट अबाउट वीक? वीक में देखते हैं ध्यान से जरा। वीक वो है जो 100% डिसोसिएट नहीं हुआ है, कम डिसोसिएट हुआ है, यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था जो अल्फा डिसोसिएट हुआ है। तो कंसंट्रेशन को हमने कम किया, डाइल्यूशन बढ़ा, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो ईज ऑफ ट्रैवल बढ़ेगा। अगर ईज ऑफ ट्रैवल बढ़ेगा, साथ में एक और भी चीज है, डाइल्यूशन के बढ़ने से अल्फा भी बढ़ता है। याद करिए +1 का ऑस्वेल डाइल्यूशन लॉ, जिसमें K = C अल्फा स्क्वायर पढ़ते हैं, अल्फा = KA/C का अंडर रूट पढ़ते हैं। अगर कंसंट्रेशन कम होती है तो अल्फा ज्यादा होता है, ये हम +1 में पढ़ते हैं। खैर इसका इतना ज्यादा यूज अभी मत करना, ये आप समझिए जरा। अगर आप पानी और डालोगे तो वीक के आयंस और टूटने शुरू हो जाएंगे। वीक जो पहले 10% टूटा, आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, वो 10 टूटा हुआ है, वो 15 टूटना शुरू हो जाएगा, वो 20 टूटना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने डाइल्यूशन बढ़ाया तो अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, यानी कि वीक के केस में फायदा नहीं, दोहरा फायदा है, डबल फायदा है। आपने जैसे ही डाइल्यूशन किया, कंसंट्रेशन घट गई, डाइल्यूशन किया, खुलापन बढ़ गया और नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ गई, क्योंकि वीक और टूटा। एक तो आयन खुले खुले हो रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, ट्वाइस फायदा हो रहा है। इसका मतलब वीक जो कि स्ट्रॉन्ग से नीचे बनना चाहिए, बट उसका ग्राफ एकदम से बढ़ना चाहिए, बिकॉज इसे ट्वाइस फायदा हुआ है। फाइन। बट अब सोचने की बात यह है कि ट्वाइस फायदा हुआ है, बट अब ये नहीं पता ना ये कहां टच करेगा, यहां टच करेगा, यहां टच करेगा। वीक का ग्राफ एक्स्ट्रापोलेट करके लैम्बडा m0 बनाया नहीं जा सकता। वीक वाले के लिए इस लैम्बडा m0 को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बिकॉज हमें नहीं पता है कि ये ग्राफ बढ़ के कहां टच होने वाला है, यहां होने वाला है, यहां होने वाला है, कहां टच होने वाला है, इसका नहीं पता है। तो वीक वाले की हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाली जाती है कॉलरश लॉ से। किससे निकाली जाती है? कॉलरश लॉ से। कॉलरश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस की हेल्प से हम वीक वाले की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। फाइन। सो नेक्स्ट इज कॉलरश लॉ ऑफ independent migration of ions. फाइन। सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे वैलिड है, ये बेसिकली दोनों पे वैलिड है। मैंने ऑल्दो लिखा है कि वीक का लैम्बडा m0 निकालने के लिए हम कॉलरश लॉ यूज करते हैं, बट ये स्ट्रॉन्ग पे भी एप्लीकेबल है। फाइन। तो है क्या ये कॉलरश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन? देखो ये बेसिकली क्या कहना चाहता है कि ईच आयन माइग्रेट्स यानी कि ट्रेवल्स इंडिपेंडेंटली इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेबरिंग आयन। मतलब बेसिकली एक आयन को नहीं फर्क पड़ता है कि उसके साथ वाला आयन कौन है, वो अपनी खुद की एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देगा मॉलिक्यूल को। कहने का मतलब क्या है कि if you want to calculate the limiting molar conductivity of acetic acid, तो ये बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन है। क्लियर? तो हर आयन जो इसके अंदर दो तरीके के आयन है, एसीटेट आयन और H+ आयन, दे माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली और अपना एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देंगे इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। एसीटेट आयन को कोई फर्क नहीं पड़ता है
कि वो H प्लस आयन के साथ आया था, कि वो Na के साथ आया था, या किसी और के साथ आया था। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसी ऐसे सॉल्ट से, किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी निकाली जा सकती है जिसमें ये किसी और के साथ था। जैसे अगर आपको एसीटेट आयन की वैल्यू निकालनी है तो देखो ये तो वीक था, वीक का हमें ग्राफ से कोई अंदाजा नहीं लग सकता, बट स्ट्रॉन्ग का तो पता चल सकता है ना एक्स्ट्रा प्लॉट करके। तो इस बंदे की वैल्यू हम CH3COONA से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एसीटेट आयन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो H के साथ है या Na के साथ। सिमिलरली HCl, H की वैल्यू हम HCl से निकाल सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं H प्लस आयन एसीटेट के साथ था या Cl के साथ। हाँ, इतना जरूर है कि एसीटेट आयन की वैल्यू चाहिए थी, सोडियम की नहीं, H प्लस आयन की चाहिए थी, Cl की नहीं, तो यू कैन सिंपली माइनस NaCl। इसका मतलब एक बंदे की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एक सॉल्यूशन की, एक पूरे कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो उसके इंडिविजुअल आयंस के डेफिनेट कंट्रीब्यूशन को ऐड अप करके निकाली जा सकती है। सो यू कैन स्टेट कॉलरस लॉ एज कि किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके कैटायंस और एनायंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम होती है। फाइन, एंड इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? तो ये यहां से निकाला जा सकता है, ये यहां से, और इसमें से ये माइनस हो सकता है। तो किस तरीके के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं? काफी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको इसमें देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा जरा किस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। फाइन, सो हमारे पास है लैम्बडा एम, जो कैपिटल लैम्बडा एम है बेसिकली पूरे मॉलिक्यूल के लिए लिखता हूँ, स्मॉल लैम्बडा एम जो है वो मैं बेसिकली एक आयन के लिए लिखता हूँ। आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपके पास क्या है, लैम्बडा एम नॉट ऑफ NaI दिया हुआ है हमें, लैम्बडा एम नॉट ऑफ CH3COONA दिया हुआ है हमें, एंड लैम्बडा एम नॉट ऑफ CH3COO ट्वाइस Mg दिया हुआ है हमें, बेसिकली मैग्नीशियम एसिटेट दिया हुआ है। क्लियर? तीनों का वैल्यू है 12.69 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 9.1 एंड 18.78 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एंड हमें निकालना क्या है? अब देख सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लैम्बडा एम नॉट ऑफ Mgi2। तो अब समझेंगे जरा कि कॉलरस लॉ क्या कहना चाहता है। तो कॉलरस लॉ बेसिकली कहना चाहता है कि इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम इस बात से निकाल सकते हैं कि मैग्नीशियम +2 की कितनी है और ट्वाइस इंटू आयोडीन माइनस की कितनी वैल्यू। क्लियर? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम +2 और ट्वाइस इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ I माइनस। नाउ मैग्नीशियम +2 कहां प्रेजेंट है, ढूंढिए जरा। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, ये यहां से निकाला जा सकता है। यहाँ एक मैग्नीशियम चाहिए तो यहाँ भी एक है, तो हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, विल राइट इट एज लैम्बडा एम नॉट ऑफ CH3COO ट्वाइस Mg। फाइन, उसके बाद देखिए आयोडीन, आयोडीन ढूंढिए इन तीनों में से कहां है। फर्स्ट वाले में है, हमें ट्वाइस आयोडीन चाहिए तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स लैम्बडा एम नॉट ऑफ NaI। फाइन, ये दोनों लिखे जा चुके हैं, बट क्या एक्स्ट्रा मिल गया हमें? 2 एसीटेट आयन एक्स्ट्रा मिल गए हैं, 2 सोडियम आयन एक्स्ट्रा मिल गए हैं। यहाँ पे 2 एसीटेट एक्स्ट्रा मिल गए, यहाँ पे 2 सोडियम, तो हम इसे माइनस कर देंगे। बेसिकली ट्वाइस ऑफ सोडियम एसीटेट हम माइनस कर देंगे, जो तीसरा कंपाउंड है हमारे पास। यानी कि क्या बन गया, 18.78 प्लस 2 इंटू
12.69 minus 2 into 9.1. So if you calculate it, this comes out to be 25.96 Simon centimeter square mole inverse. Fine. This is how Colruy's law helps to calculate lambda m naught for weak. ये बंदा weak था, ये बंदा weak था. Clear? इसके अलावा एक और तरीके से Colruy's law हेल्प करता है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है. वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कंप्लीटली नहीं टूटता है, तो उसका अल्फा कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. कितना उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, विच इज लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा एम नॉट. तो लैम्बडा एम आप देख सकते हो, लैम्बडा एम ये हम कल वाले फॉर्मूले से नहीं, ये जो अभी हमने पहले लिखा था उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. कापा अपॉन कंसंट्रेशन इनटू 1000 आज ही किया था हमने ये. फाइन. एंड ये वाली चीज हम कॉलरस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? कोई दिक्कत? कापा अपॉन कंसंट्रेशन इनटू 1000 हो सकता है हमें सीधा भी लैम्बडा एम दिया हुआ हो अपॉन लैम्बडा एम नॉट. क्लियर? तो लेट्स हैव अ न्यूमेरिकल फॉर दिस. इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे हमें तो देखिए काफी सिंपल सा न्यूमेरिकल है, हो जाएगा इतनी जगह पे. देखेंगे ये वाला क्वेश्चन. सो हमें बेसिकली एसिटिक एसिड का अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है. तो पहले तो हम लैम्बडा एम नॉट निकाल लेते हैं CH3COOH का. फाइन. तो ये लिखा ही हुआ है. क्या होता है? एसीटेट आयन और H प्लस आयन की मोलर कंडक्टिविटी का सम. तो H प्लस आयन एसीटेट की दी हुई है 40.9 प्लस लैम्बडा एम नॉट ऑफ H प्लस आयन 349.6. ये दिया हुआ है 349.6. ये बन गया है 390.5. क्लियर? तो ये यूनिट आप लिख लेना यहाँ पे. और लैम्बडा एम जो है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है कितना है, देखो 39.05. क्लियर है? तो ये दोनों चीजें हमारे पास हैं. साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो अल्फा तो निकला है भैया. यहाँ तो अल्फा के लिए क्या करना है, दिस अपॉन दिस. क्लियर? तो ये यहीं पे कर देता हूँ 39.05 अपॉन 390.5. अरे वाह, ये तो बहुत इजी आ गया है. ये तो 0.1 निकल गया. फाइन. सो दिस इज हाउ. इसका मतलब 10% टूटा हुआ है, तो डायरेक्टली भी इससे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है. अच्छा क्वेश्चन इसका ये भी बन सकता था कि लैम्बडा एम के लिए इस चीज को सॉल्व करना पड़ सकता था. फाइन. सो दिस इज कॉलरस लॉ, जिसे हम वीक का अल्फा एंड वीक का लैम्बडा एम नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं. आगे भी क्वेश्चन आ सकते थे, जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा निकालते हैं, तो हो सकता है आपको इसका Ka पूछ लेते. फाइन. तो C आपको अल्फा पता है, कंसंट्रेशन दिया होता है, वहां से Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला जा सकता था. तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कंडक्टेंस. अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की, जिसका नाम है सेल्स एंड बैटरीज. टिल देन पढ़ते रहिए. गुड लक.